ओके, अब एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन, कि इंडिया कितना एरिया कवर अप करता है और लोकेट किधर करता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये जान लीजिए कि अगर अर्थ को अलग अलग जोन्स में कैसे डिवाइड करते हैं, लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। ठीक है, लैटिट्यूड, लेटी करके उसे आप पढ़ोगे तो समझ जाओ कौन सा हो गया, जो लेटी हुई लाइन होगी क्या कह सकते हो आप, लैटिट्यूड, और ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूड। क्लियर, ये तो चीज़ें आपको समझ में आ गई। बट आपको कई सारी चीज़ें जैसे नॉर्थ पोल, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, तो वो जानना बहुत आवश्यक है, तो वो चीज़ें बता देते हैं आपको। आइए उसे देखते हैं फटाफट। जैसे कि ये मान लिया आपने अर्थ, ठीक है, तो जो सेंटर से एक क्या है लैटिट्यूडनल लाइन जो है, जो कि दो अर्थ को दो हिस्सों, दो बराबर के हिस्सों में विभाजित करती है, उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर क्या है, जहाँ पे डायरेक्टली सन रेजेस पड़ती हैं। ठीक है, फिर यहाँ से 90 डिग्री पर क्या है आपका प्रेजेंट, नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री नीचे चले जाओ तो क्या प्रेजेंट है, साउथ पोल। ठीक है, साउथ पोल। अब इसके बाद क्या आएगा आपका, सबसे पहली लाइन कौन सी रहेगी, जिसे आप क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आप TOC करके लिख दे रहे हैं और समझ लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और TOC नीचे भी रहेगा क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएगा इधर, TOC ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर ऊपर क्या होगा, ऊपर क्या होगा, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, और नीचे क्या होगा, एंटार्क्टिक सर्कल। इधर क्या होगा, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, और इधर होगा अंटार्कटिक सर्कल, ACAC। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन। यहाँ पर आपको साल के 12 महीने क्या मिलेगी, बर्फ मिलेगी। यहाँ पर एक पर्टिकुलर पूरा कॉन्टिनेंट ही प्रेजेंट है, क्या नाम है उसका, अंटार्कटिका। ये भी यहाँ पे क्या है, फ्रिजिड जोन। क्लियर, तो क्वाइट सिमिलर, इधर जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे वैसा सिमिलरिटीज आपको ऊपर भी मिलेंगी, नीचे भी मिलेंगी। बट डिफरेंस ये क्या है कि ज़्यादा लैंड मासेस किस साइड है, नदर्न हेमिस्फीयर साइड है, नदर पोल साइड ज़्यादा है। इक्वेटर से ऊपर की साइड ज़्यादा लैंड मासेस, ज़मीन ज़्यादा मिलेगी आपको, नीचे की साइड कम ज़मीन मिलेगी। कम ऐसे एरियाज हैं जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। तो सीधी सी बात है, आपका जो इंडिया है वो यही सिचुएटेड है, कहाँ पर, यहाँ पर। यहाँ पे अगर लोकेट करें तो क्या आपका इंडिया होगा। इंडिया को हाफ से, फ्रॉम द सेंटर, दो हिस्सों में कौन विभाजित करता है, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दो हिस्सों में इंडिया को विभाजित करता है। तो आधा हिस्सा तो टेम्परेट जोन मींस इक्वेटर के पास है, और आधा हिस्सा क्या है, ऊपर फ्रिजिड जोन के पास है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो क्लाइमेट होना चाहिए, तो क्लाइमेट किस तरह होना चाहिए, आधा हिस्सा ठंडी से पूरा उसमें बर्फ जमी होनी चाहिए, आधे में गर्मी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंसेस होनी चाहिए। बट यहाँ पे जो हिमालयन रेंजेस हैं, हिमालयन रेंजेस क्या करती हैं, वो जो सेंट्रल एशिया से ड्राई विंड या कोल्ड विंड मूव करती हैं, उनको रोकती हैं कहाँ पे एंटर करने के लिए, इंडिया में एंटर करने के लिए। इसी कारण से हमें सीजनल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। मौसम मीन्स हम हर तरह का मौसम देख पाते हैं, एक कोई फिक्स सीजन नहीं है। ठीक है, हम वह नहीं कहते विंटर टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि हमेशा विंटर बर्फबारी होती रहती, ठंडी रहती नहीं। हमारे यहाँ सीजनल है, बारिश भी होती है, गर्मी भी पड़ती है, ठंडी भी पड़ती है, हर तरह का सीजन आपको देखने को मिलता है। इसके कारण क्या है, जो हिमालयन रेंजेस क्या करती हैं, वो जो ड्राई विंड्स मूव कर रही हैं सेंट्रल एशिया में, जो कि एंटर करने की कोशिश करती है भारत के अंदर, उनको यहाँ पर एंटर करने नहीं देती हैं। और साथ ही साथ जो रेनफॉल अरेबियन सी से होते हुए जो वाटर लेकर एयर मूव करती है, उनको भी बाउंड करती है, जिससे बारिश मैक्सिमम जो है भारत के अंदर हो सके, जिससे यहाँ पर ज़्यादातर इलाके सूखे ना रहें।
ठीक है। अगर वो विंड्स डायरेक्टली मूव कर जाते, रुकते नहीं, बैरियर ना होता, तो क्या होता, यहाँ पर ज़्यादातर एरियाज आपके क्या होते, बंजर होते, सूखे होते। क्लियर? जैसे हम लोग दुबई को देखते हैं उस तरह से कुछ एरियाज होते। क्लियर? फिर नॉर्थ पोल अब कितना डिग्री है आपका, 90 डिग्री पे रहता है। जीरो, ये कितना है, इक्वेटर कितना, 0 डिग्री है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना है, 23.5 डिग्री, कितना है 23 1/2 या 23.5, आप दोनों चीज़ें कह सकते हैं। या फिर आप बात करें क्या कहते हैं, फ्रिजिड जोन की 67.5 डिग्री है। ठीक है। और उसके सॉरी फ्रिजिड जोन कह रहे हैं, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, दोनों सेम है, बस खाली ये इधर क्या है 67 डिग्री 67.5 कितना होता है, नॉर्थ हो जाता है, इधर साइड आते हैं साउथ हो जाता है। क्यों होता है आपको पता है कि क्योंकि इधर आप नॉर्थ पोल की तरफ, इक्वेटर से नॉर्थ पोल साइड जा रहे हैं, इसलिए नॉर्थ पोल को देखते हैं, इधर साउथ पोल साइड जा रहे हैं, साउथ पोल को देखते हैं। अब देखिए डिग्री कैसे देखते हैं। डिग्री आप मान लीजिए सर्कल जब है, ये एक सर्कल, हेमिस्फीयर छोड़ दीजिए, सर्कल है, और ये एक क्या कहते हैं पर्टिकुलर क्या है, एक प्रोटेक्टर आपने रख दिया। तो जब यहाँ पे 0 से 23.5 डिग्री पे कोई एंगल बनेगा तो क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। फिर ऊपर क्या हो गया, आर्कटिक सर्कल हो गया। और फिर जब सीधे स्ट्रेट एंगल जो है वो 90 डिग्री वो क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ पोल। ठीक है। वैसे ही सेम क्या है, एंगल कैसे निकलते हैं, सदर्न पोल साइड। ठीक है। आपको जान लेना चाहिए ये सारी जितनी भी लाइंस हैं इमेजिनरी लाइंस हैं। ठीक है। ये एग्जैक्टली हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, ये इमेजिनरी लाइंस है जिससे हम अलग अलग जोन्स में अपने अर्थ को डिवाइड कर सकें, उसको अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है। अलग अलग जोन्स के अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन को पढ़ सकें। साथ ही साथ किसी को लोकेट करना हो, जैसे आज GPS का उपयोग करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको 6 डिग्री 8 डिग्री नॉर्थ 5 मिनट्स इस तरह के दिखाता है। क्यों दिखाता है, उसी ये जो इमेजिनरी लाइंस इनको हमने माना है, इन्हीं के कारण हम आज एलोकेट कर पाते हैं कोई व्यक्ति कहाँ पर है, उसे कहाँ से कहाँ तक जाना है। ठीक है। आपको पहले दिन आपको समय नहीं लगा, आप यहाँ डायरेक्टली चली गए, क्यों, क्योंकि वो लोकेशन, आप उस लोकेशन के कारण चली गई। और लोकेशन कैसे बाहर निकल पाया, वो इसका कारण है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है। जो कि अर्थ में प्रेजेंट नहीं, एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है। हम मानते हैं कि लाइन्स है, लेकिन एक्चुअली कोई लाइन ऐसे, अगर ऐसा होता तो अर्थ के बीच में जहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है वहाँ पे एक लाइन बनी होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन। क्लियर? आप देख लीजिए इंडिया जो है, इंडिया कितना फैला हुआ है, यहाँ से लेकर फ्रॉम नॉर्थ साइड टू साउथ साइड अगर आप देखें तो 3214 किलोमीटर है एक्सटेंड। और हम बात करें ईस्ट से वेस्ट की तरफ तो बात करें कितना हो जाएगा, 2933 किलोमीटर। टोटल एरिया की बात करें कितना हो जाएगा, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स, जो पूरा एरिया जो कवर किया जाता है किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा। अब एक्सटेंड देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक आपका जो है क्या कौन सा एक्सटेंड है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंड कहें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के क्या है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक, ये कौन सा है आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंड मीन्स क्या कि अगर इसे ये जो हमारी लाइंस हैं, जो ये लाइंस हैं, ठीक है, ये जो लैटिट्यूडनल लाइन है, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ऐसे ही तो कुछ ग्लोब में बना रहता है। ठीक है। तो कहाँ किस लाइन से हमारा इंडिया स्टार्ट हुआ और किस लाइन तक गया है, इमेजिनरी लाइन तक। ठीक है। तो वही हम लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड के बारे में समझते हैं। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। मेन लाइन्स ये जो है ये क्या करती हैं, ये मदद करती हैं हमें अलग अलग जोन्स को विभाजित करने। जैसे कि सबसे ऊपर फ्रिजिड जोन रहता है, फिर टेम्परेट जोन, फिर आपका ट्रॉपिकल या फिर टॉरिड जोन जिसे आप कह सकते हैं, फिर आपका इक्वेटर आ गया। ये जो मेन लाइंस की हम बात करते हैं, ये क्या अलग अलग जोन्स निर्धारित करती हैं कि इस बीच में किस तरह का टेम्परेचर, किस तरह क्लाइमेट रहता है और उसके आगे किस तरह क्लाइमेट रहता है। तो उसको मदद करने के लिए जो है ये जो सेगमेंट्स बनाए गए हैं, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये सब जो है हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन बताने के लिए हमारे हेल्पफुल होती है। ठीक है। तो एक हिसाब से अगर बात करें, हम भारत की बात करें तो क्या है, किसके अंदर प्रेजेंट है, दोनों में है। मीन्स आपका ट्रॉपिकल या फिर हम कहें टॉरिड जोन में भी है और टेम्परेट जोन में भी है। तो मीन्स क्या होना चाहिए, आधा जो हमारा हिस्सा
रीच्ड होना चाहिए, आधा हिस्सा गर्म और या फिर मीन्स एक नॉर्मल कंडीशंस होनी चाहिए वहाँ के लिए, बट ऐसा इसके लिए नहीं है क्योंकि कारण है हिमालयन रेंजेस हमें प्रोटेक्ट करती हैं। इसीलिए आपने क्वेश्चन पूछा कि इतना बिखरा हुआ है, इस तरह से चीज़ें हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक कारण और भी है, फॉरेन इन्वेडर हमारे देश में ऑक्युपाई नहीं कर पाए, उसका कारण भी हिमालयन है, ठीक है। बाहरी देश के लोग हमारे ऊपर अटैक कम कर पाते हैं या करने में एक बार डरते हैं। रीज़न क्या है कि जो हिमालयन रेंजेस है उन पर आप लड़ाई लड़ना बहुत आसान बात नहीं है, क्लियर। वहाँ पे लड़ाई लड़ना बहुत आसान नहीं है और वहाँ पे लड़ाई लड़ के जीत लेना, क्लियर। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट करने का काम हिमालयन करता है। हिमालयन माउंटेन्स पूरी तरह से प्रोटेक्ट, चाहे वो विंड से बात करें, चाहे हम हमारे एनिमी दुश्मन से बात करें, तो सभी से हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। और जो इस तरफ जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं वो हम पहले तिब्बत के साथ शेयर करते थे। किसके साथ शेयर करते थे? तिब्बत के साथ, जो कि अभी किसने ऑक्युपाई कर लिया है? चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, ठीक है। वो एक कंट्री हुआ करता था जिसके साथ हम बॉर्डर शेयर करते थे। हम चाइना के साथ बॉर्डर कभी भी ओपनली शेयर नहीं करते थे। अभी जो है चाइना के साथ शेयर करने लगे क्योंकि जो तिब्बत का एरिया था उसको कैप्चर किसने कर लिया? चाइना ने कर लिया। अब जो लैंड बाउंड्रीज की बात करें, जैसे यहाँ पे नेपाल के साथ जो है बॉर्डर शेयर करते हैं, फिर जो अलग अलग जैसे भूटान, इस तरह जो हम बाउंड्रीज शेयर करते हैं वो कितना है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। लैंड के द्वारा जो हम घेरे हुए हैं कितना है? 15,200 किलोमीटर। और अगर हम कोस्टल एरियाज की बात करें, कोस्टल एरियाज क्या है? जो कि सम ओशियंस के द्वारा घेरी गई है, जो कि 7,516.6 किलोमीटर है। और क्या कहते हैं इसमें लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के भी कोस्टल एरिया लाइन को जोड़ करके ये बताया जा रहा है कितना? 7,516.6 किलोमीटर, जो कि बहुत बड़ा एक कोस्टल एरिया है। इसके कारण बहुत ज़्यादा फायदा भारत को होता है। कैसे होता है? अब कहोगे सर कोस्टल एरिया से क्या फ़ायदा है? कोस्टल एरिया से फ़ायदा है जो कोस्टल एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो फिशिंग करने के लिए फ्री है। उनको इतना बड़ा ओशियन मिला है कि वो फिशिंग कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का पेट फिशिंग कल्टीवेशन से ही भरता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से भी जितना ट्रेड होता है, व्यापार होता है, तो ऐसा कोई नहीं, सिल्क रूट भी यहीं इंडिया से पास, चाहे रोड के द्वारा बात करें चाहे हम वाटर के द्वारा बात करें, दोनों में इंटरफेरेंस भारत की रहती है। तो बहुत महत्वपूर्ण इलाके हैं जो कि भारत के कब्जे में है या भारत के पास है। और इस तरफ नीचे के साइड कौन आपको एक देश, दो देश है, कौन सा है? कौन सा है? एक श्रीलंका है और एक कौन है? नहीं, एक और है, बताइए आप। मालदीव आइलैंड जो है, आइलैंड कंट्री, दो आइलैंड कंट्रीज है जो कि नीचे की साइड आपको मिलते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस, जो सिल्क रूट यहाँ से जो मूवमेंट होता है, जितने भी शिप्स मूव करते हैं उसमें पूरा इंटरफेरेंस रहता है इनका। इसी कारण से जो ये ओशियन है, क्योंकि सबसे बड़ा पेनिनसुला जो ओपन है, सबसे बड़ा जो कोस्टल एरियाज ओपन है उस ओशियन के साथ जो है इंडिया का है, इसीलिए उसका नाम भी क्या पड़ गया? इंडियन ओशियन, ठीक है। इंडियन ओशियन इसीलिए पड़ गया। क्लियर? समझ में आया? इज दैट क्लियर? ठीक है। फिर क्या है? सबसे लार्जेस्ट कोस्टल लाइन है। तो कोस्टल लाइन के कारण देखिए, क्या मैंने बताया ही आपको, यहाँ जो कोस्टल रीजन में रहने वाले लोग हैं, तो कोस्टल रीजन में रहने वाले लोग, तो एक पहली बात जो है टेम्परेचर मॉडरेट बनाने में भी कोस्टल रीजन से सी ब्रिज है और लैंड ब्रिज है, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सही बना रहता है, ठीक ठाक बना रहता है। और कहीं ना कहीं रेनफॉल आने का भी कारण है। अगर ये लैंड लॉक होता तो हो सकता है यहाँ पे बारिश होती नहीं, मॉइस्चर जो पहले ही किसी एरियाज में वहाँ पे बारिश हो जाती, यहाँ पे मॉइस्चर ना आ पाता, ठीक है, बारिश ना हो पाती। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हमें मिले हैं। सबसे लंबी कोस्टल लाइन्स है, ठीक है। फिर मेन हब फॉर वर्ल्ड ट्रेड, विश्व में जितना भी व्यापार होता है कहीं ना कहीं वो उसमें इंटरफेरेंस भारत की रहती है, ठीक है। कोई भी देश से व्यापार करना है आपको, चाहे रोड वे से करना हो, और कहीं ना कहीं कई एक्सटेंट तक हम पहुँचे हुए हैं, ठीक है। हर देश के साथ हम जुड़े हुए हैं, चाइना के साथ जुड़े हैं, अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, मालदीव्स के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ, ठीक है। कई सारे देशों के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो हम व्यापार करने में भी हमें आसानी होती है, ठीक है। अब हमें अगर नेपाल जाना है तो हमें चाइना से परमिशन नहीं लेनी, हम डायरेक्टली जा सकते हैं,
ठीक है। अच्छा, कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे चाइना में ओपन बॉर्डर है, ठीक है, और जो पाकिस्तान में ओपन बॉर्डर नहीं, क्लोज बॉर्डर है, ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ओपन बॉर्डर क्लोज बॉर्डर मीन्स जहाँ पे आसानी से आप आ जा सकते हैं, क्लोज बॉर्डर मीन्स जहाँ पे कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं आपको एंटर करने में, जाने में, आने में। क्लियर? इज दैट क्लियर? जी, उसके बाद एक फ़ायदा और है, सेंट्रल एशिया से हम कनेक्टेड हैं, सेंट्रल एशिया से हम कनेक्टेड हैं पूरी तरह से। तो मीन्स व्यापार करने में, अगर व्यापार करना चाहे तो हम कैसे भी, किसी भी रूट से कर सकते हैं। सी रूट से भी हम कहीं से भी जा सकते हैं, किसी भी देश के पास जा सकते हैं, हमें किसी देश से परमिशन नहीं लेनी है, ठीक है। लैंड रूट से भी हम कैसे भी जा सकते हैं। अगर नेपाल की बात करें, नेपाल का चारों तरफ सराउंडेड, इधर भारत से सराउंडेड है, उधर चाइना से सराउंडेड है। तो अगर इसको कहीं ना कहीं जाना है तो हर देश से कहीं ना कहीं, किसी न किसी देश से इनको परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। अगर कोई देश चाहे कि हाँ हम परमिशन नहीं देंगे, तो ये जो है लैंडलॉक्ड है। क्लियर? इनको ट्रेड करने के लिए हर देश से मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरे देश में जाना तो इस देश से होते हुए कहीं जा पाएंगे। क्लियर? और अगर हमारी बात करें तो हम सभी देश से मिल सकते हैं, हमारा ओपन सी है, हम सी से कहीं से जा सकते हैं भाई। अगर बाहर यहाँ से जाने की परमिशन नहीं तो हम सी के एरिया से जा सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए, अब 9 नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं? साउथ में जो है कौन सा है? श्रीलंका, मालदीव्स है। फिर नॉर्थ वेस्ट में आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। फिर उसके बाद नॉर्थ साइड में आपका कौन सा है? चाइना है, जिसमें ब्रैकेट में तिब्बत लिखा हुआ है, क्योंकि तिब्बत के एरिया को कैप्चर किया है चाइना ने। फिर नेपाल है, भूटान है, ठीक है। फिर ईस्टर्न साइड में बांग्लादेश है, म्यांमार है। ये जो हमारे नाइबर्स हैं, हमारे पड़ोसी हैं, जिनके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और ख़ास बात जान लीजिए, देखिए आपने एंगल्स को देखे, एंगल कैसे बनते हैं। अब हेमिस्फीयर समझ लेते हैं, हेमिस्फीयर कैसे जानेंगे, क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें कहा जाता है कि हम क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो आइए देखते हैं नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में कैसे हैं हम। आइए देखते हैं, जैसे कि जब कभी हम सर्कल की बात करते हैं, जब हम 3D फिगर की बात करते हैं, तो उसको हाफ से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है? स्फेयर्स हो जाते हैं, हेमिस्फीयर्स। कंप्लीट सर्कल क्या है? स्फेयर, 3D फिगर। और जब उसे आप दो हिस्सों में बाइसेक्ट कर दिए, क्या हो गया? हेमिस्फीयर, आधा। क्लियर? तो वैसे ही ये क्या है? ये एक स्फेयर है। अब इसको हमने 20 से बाइसेक्ट कर दिया, तो ये एक हिस्सा क्या हो गया? ये हो गया हेमिस्फीयर, और ये दूसरा हिस्सा अब ये हो गया, क्या हो गया? हेमिस्फीयर। तो ये देखिए हमने दो हिस्से किसमें, एक हमने ईस्ट में और एक हमने वेस्ट में, सॉरी, एक हमने वेस्ट में और एक हमने ईस्ट में डिवाइड किया है। तो ये क्या कहलाएगा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये क्या कहलाएगा? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ही सिचुएटेड है क्या आपका? इंडिया। समझ आया? समझ आया? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ही प्रेजेंट है क्या आपका? इंडिया। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया सिचुएटेड है। तो इसी कारण से आप याद करिए, जब आप अंग्रेजों के बारे में पढ़ रहे थे तो क्या कह रहे थे? वेस्टर्न इन्वेडर्स। ब्रिटिश को क्या कह रहे थे? वेस्टर्न, क्योंकि वेस्टर्न वो यूरोपियन कंट्रीज से आए थे, जो कि किस हेमिस्फीयर में है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो वही ईस्ट और वेस्ट का अंग्रेजों ने कहा कि भाई यहाँ का ईस्ट का लिटरेचर सब बेकार है, हमें वेस्टर्न लिटरेचर समझाना चाहिए, वहाँ का मॉडर्न साइंस समझाना चाहिए, यहाँ सब बेकार है। तो ईस्ट और वेस्ट का समझ में आए, जो बार बार से कहा जाता है ना, वेस्टर्न कल्चर, जो जीन्स पैंट शर्ट्स इस तरह चीज़ें हम पहनते, कहते हैं वेस्टर्न कल्चर है। तो वेस्टर्न कल्चर मतलब क्या? कि हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर से वो कंट्रीज सिचुएटेड, इसलिए हम वेस्टर्न कल्चर कहते हैं। तो सुनने में आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं, अगर अभी तो हमने दो हिस्सों में विभाजित किया, किसमें? वेस्ट और ईस्ट और वेस्ट में। अब अगर हम डिवाइड करते हैं किसमें? दो हिस्सों में, नॉर्थ और साउथ में, दो हेमिस्फीयर करते हैं नॉर्थ और साउथ में, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो हमारा इंडिया किस साइड सिचुएटेड है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फीयर में आपका ये जो है अंटार्कटिका सिचुएटेड
सिचुएटेड है। और एक तरह क्या है कि ज़्यादातर लैंड एरिया जो है किधर प्रेजेंट है, नदर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है कंपैरिजन टू द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर और नदर्न हेमिस्फीयर को आप अगर कंपेयर करें तो ज़्यादा लैंड एरिया किस साइड है, नदर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर? आप एशिया की बात कर लें, ठीक है, यूरोप की बात कर लें, कई सारे जो आप कंट्रीज़ की बात कर लें, एरियाज की बात कर लें, ज़्यादातर नदर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। क्लियर? फिर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर क्या है आपको पता होगा। सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सन सेट इन द वेस्ट। ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है, पढ़े हैं ना। ईस्टर्न साइड से जब सन रेस करेगा तो एक जगह सुबह जल्दी हो जाएगी और एक जगह सुबह देर में होगी, समय लगेगा। तो क्या है, यहाँ से ले करके यहाँ तक हमारा टाइम जोन डिफरेंट रहेगा। पता चला यहाँ सुबह 5 बज रहे हैं तो यहाँ अभी सुबह ही नहीं हुई है, 2 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं। एक एग्जांपल दे रहे हैं, करेक्ट ये नहीं है इन्फॉर्मेशन, बट एक एग्जांपल दे रहे हैं क्या डिफरेंसेस रहते टाइम में। ठीक है, तो पता चलता कि हम यहाँ सुबह निकले हैं बंगाल के लिए और यहाँ बज रहा है आपका 6, वहाँ पहुँचे तो अभी भी 6 बज रहे हैं, तो आपको लगेगा भाई हमने कुछ ट्रैवल ही नहीं किया, हमें समय नहीं लगा पहुँचने में, हम वही बस निकले ही हैं, पहुँच गए। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो टाइम जोन डिफरेंट होते थे, तो इसीलिए क्या है एक टाइम जोन बनाया गया जो कि पहले इलाहाबाद में था, अभी जो है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से वो जाता है। मिर्ज़ापुर एरियाज़ में क्या कहते हैं वो टाइम जोन पाया जाता है 82 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, सॉरी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में ये टाइम जोन पाया जाता है। यहाँ पर जो टाइम सेट किया जाता है एक समय, वही टाइम पूरे देश भर में माना जाता है। समझ में आ गया आपको कि टाइम जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन क्यों सेट किया गया, इसलिए सेट किया गया कि पूरे देश का एक ही समय रहे। ठीक है, अभी देखिए डिस्कशंस चल रहे हैं इन टाइम जोन्स को बदलने के लिए, क्योंकि जब अलग अलग टाइम जोन्स रखे जाएंगे इससे वो फ़ायदा हो सकता है कि मोर इफिशिएंटली प्रोडक्शन बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे शाम देर से होगी तो यहाँ देर तक काम हो सकता है, यहाँ जल्दी शाम हो जाएगी तो यहाँ जल्दी काम बंद हो सकता है, तो कहीं प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन अभी एक ही समय हम इक्वल सब जगह रखे हुए हैं तो इस कारण से एफिशिएंसी ऑफ वर्क डिफरेंट रहता है। लोग चाह रहे हैं या फिर अभी डिस्कस हो रहा है कि अलग अलग टाइम जोन्स निर्धारित करने को, लेकिन अभी फिलहाल की बात करें, अभी प्रेजेंट की बात करें तो एक ही टाइम जोन है जो कि मिर्ज़ापुर में है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में उत्तर प्रदेश में, और वहीं क्या कहते हैं वहीं पे जो टाइम फिक्स किया जाता है पूरे देश भर में वही टाइम माना जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे भी हैं तब भी कितना बजेगा, मान लीजिए 9 बज रहा है तो आप वेस्ट बंगाल में अगर फ़ोन करेंगे तो वहाँ पर भी 9 ही बजेगा। क्लियर? समझ में आया? टाइम जोन डिफरेंट है क्योंकि एक्सटेंट हमारा कितना 2933 किलोमीटर 2933 किलोमीटर एक्सटेंड है। ठीक है, जिस कारण से टाइम चेंज है हो सकता है, बट हमने एक फिक्स टाइम रखा है जो कि एक फिक्स टाइम कहाँ पे रखते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे रखते हैं, वही पूरे देश भर में माना जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये थोड़ा सा शॉर्ट कह सकते हो या हल्का सा एक डिस्क्रिप्शन पूरा आपका इंडियन साइज एंड पोजीशन के हिसाब से दिया गया है। आप लोग रीड आउट करिएगा, एक बार पूरा वर्ड टू वर्ड सारा चीज़ समझाया गया है, आप और रीड आउट करिएगा। लगता है कुछ में चीज़ें रह गई हैं तो आप बताइएगा, हम आपको ज़रूर बता देंगे। मुझे नहीं लगता कुछ बच गया है, बट फिर भी हम आपको चांस दे रहे हैं, आप रीड कर सकते हो, और लगता है कुछ भी मिस आउट हो गया हो तो आप तुरंत पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।